हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल फार्माकोलॉजी। आज हम चैप्टर लेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसमें हम पहले देखेंगे CHF। ये CHF क्या होता है? क्रोनिक हार्ट फेल्योर? नो, इट इज कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। अब जैसे वर्ड ही बता रहा है हार्ट फेल्योर, वर्ड ही बता रहा है हार्ट फेल्योर। अब हार्ट फेल्योर क्या होता है? हार्ट फेल्योर ये है कि जितना बॉडी की डिमांड है उतना हार्ट पूरी नहीं कर पा रहा है। हार्ट का काम क्या है? टू सप्लाई द ब्लड? नो, ये है, लेकिन ये बस एक जरिया है। हार्ट का काम है कि जो मेटाबॉलिक डिमांड है बॉडी की उसको पूरा करना। अगर वो पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसे हार्ट फेलियर बोलेंगे, हार्ट काम नहीं कर रहा है। तो हार्ट फेलियर जो है एक होता है हाई आउटपुट हार्ट फेलियर। अब इसमें क्या होता है? हाई आउटपुट हार्ट फेलियर में हार्ट नॉर्मल होता है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो टिश्यू होते हैं वो अपनी डिमांड पूरी नहीं कर पाते। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हाई आउटपुट है? अगर दो कारण हैं, अगर ये दो प्रॉब्लम्स हैं तो हाई आउटपुट होगा। एक थायरो टॉक्सिकोसिस हाइपरथायराइडिज्म में, जिसमें डिमांड ज़्यादा होती है और वो पूरा नहीं हो पाती टिश्यू की। और एक सीवियर एनीमिया मतलब ब्लड पंप हो रहा है अच्छे से, लेकिन ऑक्सीजन उसमें कम है, जिसकी वजह से टिश्यू की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। तो अगर ये दोनों रीजन होते हैं तो हाई आउटपुट हार्ट फेलियर होगा। ठीक है, इसमें हम हार्ट को कुछ नहीं करेंगे, जो अंडरलाइन टिश्यूज हैं उसको हम मेडिसिन दवा दे करके ठीक कर देंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। जो हम फार्मा में जिसको हम लेते हैं, जो हम फार्मा में पढ़ते हैं, वो है लो आउटपुट हार्ट फेल्योर। इसमें हम पढ़ेंगे और इसमें हम दवा दे करके हार्ट को ठीक करेंगे। इसको हम फार्मा में देखेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये आपका हार्ट है, 4 चैम्बर हार्ट। ये आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसा आपको पता ही होगा, फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से एराइज होती है आपकी एओर्टा और रेस्पेक्टिव बॉडी पार्ट में ब्लड को देती है, और राइट वेंट्रिकल से एराइज होती है पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, जो कि लंग्स में जाती है। ठीक है, लंग्स में जाती है, लंग में जाती है। और मान लेते हैं अगर किसी पेशेंट का लेफ्ट वेंट्रिकल काम अच्छे से नहीं कर रहा है, इनएडिक्वेटली काम कर रहा है, अच्छे से पंप नहीं काम कर रहा है, फेलियर है, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर है, तो क्या होगा? इसमें ब्लड कलेक्ट होगा, इसमें ब्लड पूरा भर जाएगा। इसमें ब्लड कहाँ से आ रहा है? लेफ्ट एट्रियम से आ रहा है, इसमें भी ब्लड क्या होगा? भर जाएगा। इसमें ब्लड कहाँ से आ रहा है? लंग से आ रहा है, तो लंग्स में क्या होगा? कलेक्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। पल्मोनरी एडिमा से डिस्पनिया होगी, सांस लेने में पेशेंट को प्रॉब्लम होगी, सांस नहीं ले पाएगा पेशेंट। तो लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर से क्या हुआ? पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, उसी तरह हम ये देखें, राइट वेंट्रिकल किसी का फेल्योर होता है तो क्या होगा? ब्लड इसी में रहेगा, ब्लड कलेक्ट होगा इसमें ब्लड कहाँ से आ रहा है? राइट एट्रियम से, इसमें ब्लड होगा, भरेगा। इसमें ब्लड कौन डालती है? इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा। बॉडी के अपर पार्ट से सुपीरियर वेना केवा और नीचे के पार्ट से इंफीरियर वेना केवा।
सुपीरियर वेना केवा में क्या होगा, इंक्रीज जुगुलर वीनस प्रेशर, जुगुलर वेनस प्रेशर बढ़ेगा राइट वेंट्रिकल फेल्योर से। ये इंफीरियर वेना केवा, ये मान लीजिए आपका लीवर है, ये लीवर है, तो क्या होगा, इसमें फ्लूइड कलेक्ट होगा, इसमें फ्लूइड कलेक्ट होगा, तो लीवर में क्या होगा, हेपेटोमेगाली। तो क्या पता लगा, अगर राइट वेंट्रिकल फेल्योर हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, हेपेटोमेगाली, और लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर हो रहा है तो क्या हो रहा है, पल्मोनरी एडिमा। द एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इज नोन एज कंजेशन। समझ में आ रही बात, एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इज नोन एज कंजेशन। तो क्या हो रहा है, हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है अच्छे से, तो इसी वजह से डिफरेंट बॉडी पार्ट में फ्लूइड क्या हो रहा है, एक्युमुलेट हो रहा है, डिफरेंट बॉडी पार्ट में फ्लूइड क्या हो रहा है, एक्युमुलेट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हो रहा है। तो अब देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है, तो पहले देखते हैं डिफरेंट पार्ट में फ्लूइड क्या हुआ, बढ़ा। ठीक है, हार्ट अच्छे से पंप नहीं किया तो डिफरेंट पार्ट में फ्लूइड क्या हुआ, बढ़ा, तो उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, निकालेंगे, फ्लूइड को क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक, फ्लूइड को निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, बॉडी में फ्लूइड जमा हुआ तो हम क्या यूज करेंगे, डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स। ठीक है, दूसरा क्या सॉल्यूशन है, पंपिंग बढ़ा दो, पंपिंग बढ़ा दो। पंपिंग हार्ट की कैसे बढ़ेगी, जी हाँ, आइनोट्रॉपिक से, आइनोट्रॉपिक से दें तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फ्लूइड को निकालने के लिए डायूरेटिक्स, पंपिंग बढ़ा देंगे, किससे, आइनोट्रॉपिक से। तो ये दोनों यूज होगी सीएचएफ में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। तो चलिए पहले हम डायूरेटिक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि डायूरेटिक्स में कौन कौन सा है। डायूरेटिक्स, फर्स्ट डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स इसमें है लूप डायूरेटिक्स और थियाजाइड्स, थियाजाइड्स। अब देखते हैं जो लूप डायूरेटिक्स है वो स्ट्रांग होता है, मतलब लीटर्स में इसकी क्षमता होती है, लीटर्स में फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकाल सकता है। और जो थियाजाइड्स होता है आपका, ये वीक होता है, ये ml में निकालेगा, 100 ml, 200 ml, 400, 800 ml, बस ये मतलब ml में ही आपका फ्लूइड बाहर निकालेगा। लेकिन ये जो लूप डायूरेटिक्स है ये लीटर्स में फ्लूइड निकाल सकता है। ठीक है, और ये शॉर्ट एक्टिंग होता है, शॉर्ट एक्टिंग, और ये लॉन्ग एक्टिंग होता है, लॉन्ग एक्टिंग। अब हम बात करते हैं इस चीज की कि हमें फील कब होता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें फील तब होता है जब फ्लूइड लीटर्स में कलेक्ट होता है बॉडी में, तब हमें फील होता है। तो फ्लूइड लीटर्स में कलेक्ट हुआ है, तो लीटर्स में कौन बाहर निकालता है, कौन सा हम यूरेटिक्स यूज करेंगे, डायूरेटिक्स यूज करेंगे जो लीटर्स में बाहर करें, ऑफ कोर्स लूप डायूरेटिक्स। तो हम लूप डायूरेटिक्स को यूज करते हैं क्योंकि ये लीटर्स में फ्लूइड को बाहर निकालता है। ठीक है, तो हम सीएचएफ में किसको प्रेफर करेंगे, लूप डायूरेटिक्स को। अब हम इन दोनों के कॉमन प्रॉब्लम्स देखेंगे, कॉमन क्या है, कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या हैं इन दोनों के, वो हम देखते हैं। चलिए इन दोनों के कॉमन प्रॉब्लम्स देखते हैं। अब जो कॉमन साइड इफेक्ट है, कॉमन साइड इफेक्ट है लूप डायूरेटिक्स और थियाजाइड्स का। ठीक है, ये देखते हैं। ये क्या करते हैं दोनों, लॉस ऑफ सोडियम कराते हैं, लॉस ऑफ पोटेशियम कराते हैं, लॉस ऑफ H+ कराते हैं, और मैग्नीशियम का भी लॉस कराते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बात क्या है कि H+ का लॉस करा रहे हैं, मतलब एसिडिटी क्या हो रही है, एसिडिटी, पीएच की बात नहीं कर रहा हूँ, एसिडिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक,
तो ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाता है। ठीक है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस क्या होगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाता है। ठीक, अब ये दोनों ही क्या करते हैं, शुगर भी बढ़ाते हैं, शुगर का भी इंक्रीज होता है, हाइपरलिपिडीमिया भी होता है, लिपिड का भी इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होता है, और यूरिक एसिड भी बढ़ता है। ठीक है, ये हो गया इनके कॉमन प्रॉब्लम्स। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों डाययूरेटिक्स में, ये देखते हैं। इन दोनों के डिफरेंस देखते हैं। एक सिंपल सा ट्रिक बता दूंगा आपको याद करने का, वो आप उससे आप कर सकते हैं। ये होगा लूप लूजेज, लूप लूजेज कैल्शियम। लूप डाययूरेटिक्स जो होता है वो कैल्शियम को बाहर निकालता है, और थियाजाइड्स जो होता है वो कैल्शियम को बढ़ाता है। तो ये ट्रिक है लूप लूजेस कैल्शियम। तो ये पहली ग्रुप ऑफ ड्रग हो गई। अब दूसरे ग्रुप की हम बात करते हैं। पहली डाययूरेटिक्स थी, दूसरा आइनोट्रॉप्स है। तो हम दूसरे की देखते हैं, दूसरा आइनोट्रॉप्स, आइनोट्रॉपिक्स, आइनोट्रॉपिक्स। ठीक है, अब आइनोट्रॉपिक जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कैसे बढ़ाएगा, जो हार्ट में मेनली रिसेप्टर होता है वो बीटा 1 होता है। हार्ट में जो रिसेप्टर होता है वो बीटा 1 होता है। तो जो भी ड्रग बीटा 1 पे काम करेंगी उनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, बीटा 1 एगोनिस्ट ड्रग को हम यूज कर सकते हैं। तो कौन कौन सी, चलिए देखते हैं। डोपामीन, आपने एएनएस में पढ़ा होगा। डोब्यूटामीन, नॉन एड्रेनलिन और आइसोप्रिनेलिन। ठीक है, आइसोप्रिनेलिन। चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं किस किस रिसेप्टर पे ये काम करती है। ठीक है, डोपामीन जो होता है वो D1, बीटा 1 और अल्फा 1 पे काम करता है। ठीक है, डोब्यूटामीन जो होता है मेनली, ये डोब्यूटामीन बीटा 1 पे काम करता है। तो डोब्यूटामीन जो होता है वो बीटा 1 पे काम करता है, इसीलिए हम इसको प्रेफर करते हैं। अभी मैं फिर से बताऊंगा आपको, पहले देख लेते हैं इसको। नॉन एड्रेनलिन जो है वो अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 1 पे काम करता है। ठीक है, आइसोप्रिनिलिन जो है वो बीटा 1 और बीटा 2 पे काम करता है। ठीक है, अब देखिए सब जो है बीटा 1 पे काम कर रहे हैं, तभी ये हैं इस ग्रुप में, पता ही है आपको, सब बीटा 1 पे काम कर रहे हैं। ठीक, तो दो ब्यूटामीन जो है सिर्फ बीटा 1 पे काम करता है, इसलिए हम दो ब्यूटामीन को प्रेफर करते हैं मेनली। और अगर मान लीजिए हम डोपामीन यूज़ किए तो ये इस पे भी इफेक्ट देगा, D1 पे भी इफेक्ट देगा और अल्फा 1 पे भी इफेक्ट देगा, बीटा 1 पे तो दे ही रहा है। ठीक है, तो ये इन सब पे इफेक्ट देगा। तो लेकिन हमें हार्ट पे इस्तेमाल करनी है, यूज़ करना है, तो हम दो ब्यूटामीन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं बीटा 1 का, कि मतलब कैसे इसका काम होता है। ठीक है, मान लेते हैं ये एक सेल है, ये एक सेल है। ठीक है, ये एक सेल है, ये रिसेप्टर है, बीटा 1 रिसेप्टर। हमने बीटा 1 एगोनिस्ट यूज़ किया, या हमने ये ड्रग आई बीटा 1 पे। ठीक है, डोपामिन, डोब्यूटामिन जो भी आप यूज़ करें। ठीक है, ये जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, जी प्रोटीन। ये जी प्रोटीन दो में टूटता है, एक्टिव और एक इनएक्टिव। मान लीजिए ये एक्टिव हुआ। ठीक है, तो ये एक्टिव होगा तो ये साइक्लिक एएमपी में आएगा। ठीक है, साइक्लिक एएमपी बना। अब साइक्लिक एएमपी जो है वो स्टिमुलेट करता है, वही स्टिमुलेट करता है कंट्रैक्शन को। लेकिन साइक्लिक एएमपी भैया की दिक्कत ये है कि ये मेटाबोलाइज हो जाते हैं। समझ में आ रही बात, ये मेटाबोलाइज हो जाते हैं, ये मेटाबोलाइज हो जाते हैं। लेकिन किसकी प्रेजेंस में, पीडीई की प्रेजेंस में, टाइप 3, पीडीई टाइप 3।
फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। लेकिन तो हम क्या करें, अगर हम इन भैया को पीडीई वाले जो भैया हैं जो इनको मेटाबोलाइज करा दे रहे हैं, बिगाड़ दे रहे हैं खेल को, इनको अगर हम इनिबिट कर दें, साइक्लिक एमपी बना रहेगा। और अगर साइक्लिक एमपी बना रहेगा तो कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट रहेगा। तो ठीक है, देखते हैं पीडीई को कौन इनिबिट करता है। तो हम देखते हैं पीडीई को कौन इनिबिट करता है। तो पीडीई को जो इनिबिट करता है, पीडीई को, वो है एमरीनॉन, एक है मिलरीनॉन। ठीक है, ये दोनों साइक्लिक एमपी को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये दोनों साइक्लिक एमपी को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये दोनों साइक्लिक एमपी को बढ़ाते हैं। अब दिमाग लगाई जाए कि ये जो बीटा 1 एगोनिस्ट हैं और पीडी इनहिबिटर हैं, ये दोनों साइक्लिक एमपी को बढ़ा रहे हैं। ठीक, तो इनमें अंतर क्या है, सोचिए। चलिए बताता हूं। लिसन, जो PDE3 इनहिबिटर है, जो इसको या एक एमरीनॉन मिलरीनॉन जो है ये इनहिबिट करेंगे। ठीक है, ये इनहिबिट करेंगे हर जगह जहां पे PDE होगा। ठीक, और बीटा 1 कहाँ प्रेजेंट है, हार्ट में मिलनी। तो ये बीटा 1 जो हार्ट में वो साइक्लिक एमपी बढ़ाया तो हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। लेकिन जो PDE है वो हार्ट में भी बनता है और ब्लड वेसल में भी है। लेकिन जो PDE ब्लड वेसल में है वो जब इनिबिट होता है, वो साइक्लिक एमपी जो उसमें रहता है, वो जो साइक्लिक एमपी है वो वैसोडाइलेशन का काम कराता है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो PDE है ब्लड वेसल में वैसोडाइलेशन का काम करता है। PDE जो है इसको इनिबिट किए, साइक्लिक एमपी बना, और जो साइक्लिक एमपी है ब्लड वेसल में वैसोडाइलेशन का काम करता है। लेकिन यही साइक्लिक एमपी हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कराएगा। समझिएगा बात को, इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों का डिफरेंस। PDE जो एमरीनॉन मिलरीनॉन है, ये इसको इनिबिट किए, साइक्लिक एमपी बना। साइक्लिक एमपी हार्ट में तो कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, लेकिन ब्लड वेसल में वैसोडाइलेशन का काम कराएगा। इसीलिए फॉस्फोडाइस्टरेज ग्रुप ऑफ ड्रग को हम आइनोडाइलेटर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये आइनोट्रॉपिक भी करता है हार्ट में और वैसोडाइलेशन का भी काम करता है ब्लड वेसल में। इसलिए इसको हम आइनोडाइलेटर भी बोलते हैं। PDE ग्रुप ऑफ ड्रग को आइनोडाइलेटर भी बोलते हैं, आइनोडाइलेटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब बात क्या है, बात यहाँ ये आती है कि ये जो पूरा चला बीटा 1 और PDE को चलो हमने कर दिया, लेकिन जो आइनोट्रॉप्स हैं आपके, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन को ही नहीं स्टिमुलेट करते, कॉन्ट्रैक्शन पे ही नहीं इफेक्ट करते हैं, ये हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्शन को भी इफेक्ट करते हैं। समझिएगा बात को। हमें चाहिए क्या, कॉन्ट्रैक्शन। हमारा काम करा दो यार, कॉन्ट्रैक्शन करा दो, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन को सिर्फ इफेक्ट नहीं करते, हार्ट रेट और कंडक्शन को भी इफेक्ट करते हैं। तो हमें वैसे ग्रुप ऑफ ड्रग की जरूरत है जो सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन करा दे, क्योंकि हार्ट रेट उस पर इफेक्ट ना डाले, ताकि फायदा हो जाए ना, क्योंकि एक के चक्कर में हम और बाकी पे इफेक्ट ना करें ना। तो हमें वैसे ग्रुप ऑफ ड्रग की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थर्ड ग्रुप ऑफ ड्रग को हम देखते हैं। जो थर्ड ग्रुप है ड्रग है वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड और डिजिटैलिस। ये ऑब्टेन होता है डिजिटैलिस पुरप्यूरा से। ठीक है, डिजॉक्सिन। अब हम देखते हैं कि अगर हमें एक्ट कराना है, सिर्फ हमें कॉन्ट्रैक्शन पे कोई इफेक्ट करना है, तो हम एक्ट करा दें वेंट्रिकल्स पे, वेंट्रिकल मसल सेल पे एक्ट करा दें हम। अगर हम वेंट्रिकल पे एक्ट करा देंगे हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। पहले नॉर्मल मैकेनिज्म देखते हैं, उसके बाद हम
डिजिटैलिस की मैकेनिज्म देख लेंगे। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं नॉर्मल मैकेनिज्म क्या है, कैसे है। चलिए ठीक है, अब ये है आपका सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम क्या होता है, बाहर जाता है सोडियम पोटेशियम पंप में, और पोटेशियम क्या होता है आपका अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे NCX होता है, NCX होता है। यहाँ से सोडियम अंदर जाता है और कैल्शियम बाहर जाता है, क्योंकि यहाँ सोडियम बाहर गया तो यहाँ तो अंदर आके मेंटेन करना पड़ेगा ना। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में NCX बोलते हैं, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। ठीक है, ओके। यहाँ L टाइप कैल्शियम चैनल होता है, यहाँ से कैल्शियम अंदर आता है। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जब डिपोलराइजेशन होगा तभी कैल्शियम अंदर आएगा। और यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये स्टोर होता है कैल्शियम हाउस का, एकदम कैल्शियम हाउस खूब भरे पड़े रहते, दमदार भरे पड़े रहते। ठीक है, अब मान लो डिपोलराइजेशन हुआ। ठीक है, डिपोलराइजेशन हुआ, इसमें से कैल्शियम, हाइपोथेटिकली मान लें आप, मान लेते हैं पहले समझने के लिए, इसमें से कैल्शियम आया 10 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम आए। अब ये बोले कि हमें कॉन्ट्रैक्शन करा दो, तो कॉन्ट्रैक्शन एक्टिन मायोसिन में लगभग इतने में थोड़े होगा, इतने में नहीं होगा कॉन्ट्रैक्शन। तो ये भैया जो कैल्शियम हैं वो कहेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमको भैया उधार दे दो, इसके पास तो भैया भरा पड़ा है, मान लेते हैं 10,000 कैल्शियम है, 10,000 कैल्शियम पड़ा है, इनके पास को भरा पड़ा है एकदम। तो ये कहेंगे हमको दे दो कैल्शियम, हम कॉन्ट्रैक्शन करा लें, फिर हम वापस कर देंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन जब ओवर हो जाएगा तो कैल्शियम बच जाएगा और फिर हम उसको वापस कर देंगे। बोला चलो ठीक है हम दे देते हैं। तो बड़ा दयालु था, इसने दे दिया। किसके थ्रू दिया, एक चैनल है, एक रिसेप्टर है यहाँ। ठीक है, एक चैनल है, ये है राइनोडाइन, राइनोडाइन, यहाँ राइनोडाइन रिसेप्टर होता है, इसको RYR से रिप्रेजेंट कर देते हैं राइनोडाइन। ठीक है, अब यहाँ से इन्होंने भेज दिया और ये आके कॉन्ट्रैक्ट की और एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स वगैरह बना, वो आपको पता ही है कैसे ऐसे। ठीक है, एक्टिन मायोसिन बना। अब ये टूटा, 10,000 हुए, अब ये टूटा, का अब हमको अंदर भेज दो, हमें जाना है, हमें डर लग रहा है, हमको अंदर भेज दो वरना कोई चुरा लेगा। तो ये गए अंदर, अब लेकिन जाएंगे कैसे। तो यहाँ एक और होता है जिसका नाम है सरका। क्या है, सरका, सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटिपेज, और हम इसको कैल्शियम एटिपेज भी बोलते हैं। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम एटिपेज भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये हो गया मैटर। अब हम करते हैं हाउ डिजिटलिस वर्क। अब डिजिटलिस वर्क कैसे, ठीक है सुनिएगा, डिजिटलिस की कहानी अब की जा रही है। हाउ डिजिटलिस वर्क, डिजिटलिस भैया जो है ना वो इसको इनिबिट कर देते हैं पंप को। अब सोडियम बाहर गया नहीं, सोडियम यहाँ दबा के बचा हुआ है। ठीक, अब सोडियम यहाँ बचा हुआ है तो अब इनसे सोडियम लेगा नहीं अंदर कि भैया मत आओ, हमें हम भेज नहीं रहे तो हम लेंगे नहीं। इनडायरेक्टली इन भैया को भी इनिबिट कर देता है, भैया रुक जाओ, तो ये भैया रुक गए। अब क्या हुआ कि एक्शन पोटेंशियल आया, डिपोलराइजेशन हुआ, डिपोलराइजेशन हुआ तो कैल्शियम भैया आए, कैल्शियम अपना फिर छोटा सा लेके आया 10 मॉलिक्यूल। अब ये बोला हम जोड़ लो, हम करेंगे कॉन्ट्रैक्शन, भगा देता है कि जाओ, हम गरीबों की मदद नहीं करते। फिर ये भैया इनसे उधार लेंगे, 10,000 दे दो, तो फिर ये राइनोडाइन रिसेप्टर होता है, इसके थ्रू आएंगे ये। ठीक है, इसके थ्रू आएगा कैल्शियम, कैल्शियम बाहर आएगा। ठीक है, तो कैल्शियम आया 10,000, इनसे मिला तो 10,000 10 बन गया। ठीक है, 10,000 10 बन गया। ठीक है, 10,000 10 बन गया। अब एक्टिन मायोसिन बना। अब ये बेचारा बहुत मतलब दयालु, मतलब इसको कोई डांट के भगा देता है। तो 10,000 10 बना, फिर मॉलिक्यूल टूटा, फिर ये यहाँ 10,000 10 बच गए, 10,000। अब ये कहा कि अब तुम जाओ, मेरा काम हो गया, अब हमको 10,000 बन के अंदर जाना है सरका से। अब ये कहेगा ठीक है जाओ, बोलेगा ठीक है जाओ। अब लेकिन भैया को यहाँ पता लग जाता है कि ये तो बंद हो गए, हम बाहर जा नहीं सकते, अब हम क्या करें।
तो फिर ये इनसे हाथ जोड़ेंगे, हमें रख लो, हमें नहीं कोई ले जा रहा है। तो ये भी बहुत मतलब बहुत दयालु आदमी है। तो कहेगा चलो ठीक है रख लेते हैं। तो इसके पास क्या हो जाएगा 10,000 10, क्या हो जाएगा इसके पास 10,000 10, 10,000 10 कैलसियम हो जाएगा। सुनिएगा अभी, क्योंकि ये ऐसे नहीं चल रहा, थोड़ा मतलब अच्छा है कंसेप्ट। अब क्या होगा, फिर डिपोलाइजेशन होगा, फिर 10 कैल्शियम आएंगे, मान लेते हैं। फिर इसके पास 10,000 10 था, फिर ये जुड़ेगा 10,000 20 हो जाएगा, ठीक है, 10 आया 10,000 20 हो जाएगा। फिर एक्टिव मायोसिन बनेगा, फिर ये 10,000 10 20 रहेगा, कहेगा जाओ, कहेगा नहीं जा पाएंगे, बंद है। फिर कहेगा माफ़ी मांगेगा, कहेगा ले लो हमको, हमें भी घर दे दो, शरण में दे दो। फिर 10,000 10 20 होगा। 10 से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कॉन्ट्रैक्शन में, लेकिन धीरे धीरे जब बढ़ेगा, जब ये स्लोली बढ़ेगा पर बीट में, जब स्लोली बढ़ता जा रहा, तब ये अपना इफेक्ट शो करेगा। किसी टाइम में ये 20,000 भी होगा, ठीक है। तो ये अपना क्या करेगा, स्लोली इफेक्ट शो करेगा और कॉन्ट्रैक्शन करेगा, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ाएगा। तो चलिए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं फटाक से, जल्दी से इसका शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। चलिए शॉर्ट रिवीजन करते हैं। डिजिटैलिस कैसे वर्क करता है, डिजिटैलिस, हाउ डिजिटैलिस वर्क। ये इनिबिट करेगा सोडियम पोटेशियम को, सोडियम पोटेशियम पंप को इनिबिट किया, ठीक है। इनडायरेक्टली किसको इनिबिट कर देगा, NCX को, ठीक है। NCX में क्या होगा, देखो वो इनिबिट हुआ तो कैल्शियम क्या होगा, साइटोप्लाज्म में बढ़ेगा, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, साइटोप्लाज्म में बढ़ा। कैल्शियम क्या होगा, कैल्शियम क्या होगा SR में, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बढ़ेगा, बताया था आपको बढ़ेगा, सोचिएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बढ़ेगा, इससे क्या होगी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ेगी तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ जाएगी। ये आपका डिजिटैलिस। अब लेकिन डिजिटैलिस का एक और बात ये आती है कि इसका वैगोमाइमेटिक एक्शन भी होता है, ठीक है, वैगोमाइमेटिक एक्शन भी होता है, वो भी देख लेते हैं क्या वैगोमाइमेटिक एक्शन होता है। तो इसमें डिजिटैलिस का वैगोमाइमेटिक एक्शन ये होता है कि कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी तो इसने बढ़ाया, लेकिन ये बात होती है कि ये हार्ट रेट और कंडक्शन को कम कर देता है। देखिएगा डिजिटैलिस जो है वैगोमाइमेटिक इफेक्ट शो करता है, जिससे क्या होता है, हार्ट रेट कम होती है और कंडक्शन भी कम हो जाता है, ठीक है, कंडक्शन भी क्या होता है, कम हो जाता है। तो डू यू वांट टू डिक्रीज हार्ट रेट एंड कंडक्शन इन CHF? ऑब्वियसली नो, नहीं चाहेंगे ना, क्योंकि हार्ट रेट कम हो, ना बढ़े ना घटे, हम तो नहीं चाहेंगे, हमें तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ानी है कि कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ जाए। लेकिन हम इसको एक जगह और यूटिलाइज करते हैं, जो है आर्टरियल फिब्रिलेशन। अब आर्टरियल फिब्रिलेशन क्या है वो देखते हैं। आर्टरियल फिब्रिलेशन ये है कि इसमें आर्टरिया का जो आपका कंट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है, लगभग 400 से 500 बीट पर मिनट, ठीक है। आर्टरियल फिब्रिलेशन, ठीक है। देखो हमें इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आर्टरियल फिब्रिलेशन में कि कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वेंट्रिकल फिब्रिलेशन होगा तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, तब हमें प्रॉब्लम है। आर्टरियल फिब्रिलेशन में क्या हो चाहिए भाई, आर्टरिया तुम बोल दिया, आर्टरिया तुम भाई 400 से 500 बीट पर मिनट कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे, भैया बोले हम कर लेंगे, तो क्या करो, बोले ठीक कर लेंगे। तो ये मान लीजिए आपका हार्ट है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। ये मान लीजिए आपका आर्टरिया है, ठीक है, ये आपका आर्टरिया है। तो आर्टरिया जो थे इतना कॉन्ट्रैक्ट करते थे, मान लेते हैं इतने से इतना कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे आर्टरिया, ठीक है। लेकिन इनको लगा 60 सेकंड बाद में, सोचे वादा तो कर लिया, निभाना पड़ेगा। तो अब ये सोचे कि 400 से 500 कुछ ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब बोल दिए करना पड़ेगा। तो आर्टरिया जो इतने से इतना कॉन्ट्रैक्ट करते थे, इतने से इतना कॉन्ट्रैक्ट कर पाते थे, अब वो क्या करेंगे, बस इतने कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब इतना सा, बस जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं है, आर्टरियल फिब्रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत होती है वेंट्रिकल फिब्रिलेशन से। आर्टरियल फिब्रिलेशन में क्या है कि इतना कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि अगर नहीं भी उतना इफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्ट करा तो ग्रेविटी के थ्रू ब्लड वेंट्रिकल में आ ही जाएगा, ग्रेविटी के थ्रू ब्लड वेंट्रिकल में आ जाएगा, तो इसलिए हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आर्टरियल फिब्रिलेशन में हम
काम करते हैं। देखिए अब क्या होता है कि हार्ट रेट कंडक्शन कम कर रहा है, तो कंडक्शन क्या है, हमें कम कराना है, ठीक है। 400 से 500 बीट पर मिनट बढ़ रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि 4-5 में सिर्फ एक ही ट्रांसफर हो। अगर 4-5 में एक ट्रांसफर हुआ तो वेंट्रिकल जो है 100 बार कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, इतना मान लीजिए 500 बार कॉन्ट्रैक्ट करना, कम कम कॉन्ट्रैक्ट किया तो बॉडी पे इफेक्ट देगा, ठीक है। तो 4 से 5 में अगर एक बार एक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे तो इसको दिक्कत नहीं होगी, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। समझ में आई होगी बात आपको। अब देखते हैं डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन। पहले इस ग्रुप में जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, पहले इस ग्रुप में 8-9 ड्रग होती थी, लेकिन अब बस एक ही बची है, वैसे 2 है, डिजिटॉक्सिन और डिजॉक्सिन। तो डिजॉक्सिन जो है वो इस समय है और डिजिटॉक्सिन जो है अब यूज़ में नहीं है, उसको विड्रॉल कर लिया गया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन। सुनिएगा, अब इसको यूज़ नहीं करते, नॉट इन यूज़, ठीक है, इसमें यूज़ नहीं होता है। अब ये देखते हैं जो डिजॉक्सिन है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन रीनल फेलियर, क्योंकि डिजॉक्सिन जो होती है वो रीनल से पास होती है। अगर रीनल फेलियर हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इसका मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ। टॉक्सिन जितने भी होते हैं वो लिवर में उनका काम होता है, लिवर में डिटॉक्सिफाइड होता है। अगर लिवर प्रॉब्लम कर गया तो फिर इनकी दिक्कत होगी। तो डिजिटॉक्सिन जो होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन लिवर फेलियर, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन लिवर फेलियर। अब हम इसके थोड़े साइड इफेक्ट देख लेते हैं, तो ठीक रहेगा साइड इफेक्ट और इसके एडवर्स इफेक्ट, और फिर नेक्स्ट में हम इसको देख लेंगे कि कौन कौन से साइड इफेक्ट शो करता है, वो देख लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट में देख लेंगे। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट शो करता है, ये पहला है मोस्ट कॉमनली नोजिया वगैरह देता है और वॉमिटिंग, ठीक है, नोजिया और वॉमिटिंग, ठीक है, नोजिया और वॉमिटिंग। और दूसरा है ये सोचिएगा, आप थोड़ा डीपली सोचिएगा कि हार्ट है, उसमें हमें क्या बढ़ाना है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, डिजॉक्सिन। अब डिजॉक्सिन भैया जो हैं वो हार्ट रेट कंडक्शन को भी इफेक्ट कर रहे हैं, तो एरिदमिया, समझ पा रहे हैं आप, कॉन्ट्रैक्शन पे इफेक्ट कर रहा है, हार्ट रेट और कंडक्शन पे वैगोमैग्नेटिक शो कर रहा है, तो एरिदमिया होगा। तो मोस्ट कॉमन जो एरिदमिया है वो वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी है, ठीक है, वो क्या है, वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी है। चलिए उसको भी देख लेते हैं क्या है, मतलब आपके ये पूरे क्या है। चलिए, तो ये जो मोस्ट कॉमन जो शो करता है वो आपका रहेगा वेंट्रिकुलर एरिदमिया, वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी, सॉरी, जो एरिदमिया शो किया, नोजिया वोमिटिंग शो करेगा और एरिदमिया भी देगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन तो बढ़ा रहा है और आपका इस पे भी इफेक्ट कर रहा है, क्या नाम है, वैगोमैग्नेटिक शो भी कर रहा है, तो एरिदमिया करेगा। तो जो मोस्ट कॉमन एरिदमिया है वो वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी है, ठीक है, जो मोस्ट कॉमन एरिदमिया होगा, मोस्ट कॉमन वो है वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी। और मोस्ट स्पेसिफिक जो होता है वो होगा एनपेट विद एवी ब्लॉक। मोस्ट स्पेसिफिक जो होगा, मोस्ट स्पेसिफिक जो होगा वो एनपेट विद एवी ब्लॉक। ये विद होता है, ये सिंबल है विद का। एनपेट क्या है, नॉन
पैराऑक्सीमल एट्रियल ट्रैकीकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया, ठीक है, विद एवी ब्लॉक। एवी ब्लॉक आप जानते हैं। तो नॉन पैराऑक्सीमल एट्रियल ट्रैकीकार्डिया एनपेड विद एवी ब्लॉक। मोस्ट स्पेसिफिक और मोस्ट कॉमन में डिफरेंस क्या है? मोस्ट कॉमन मतलब कि जनरली हाँ ये दिए तो हो जाता है, ठीक है, होता है। लेकिन मोस्ट स्पेसिफिक मतलब कि अगर ये हुआ है तो सिर्फ इसी के कारण हुआ होगा। अगर ये हुआ है तो सिर्फ इसी के कारण हुआ होगा, ये मोस्ट स्पेसिफिक है। और इसमें जो तीसरा है, ये दूसरा और ये तीसरा मैं आपको बताता हूँ। येलो विजन होता है, येलो विजन, येलो विजन होता है जिसको हम बोलते हैं ज़ैंथोप्सिया, ज़ैंथोप्सिया। और फोर्थ जो प्रॉब्लम है, फोर्थ जो शो कर देता है वो है गाइनेकोमैस्थिया, गाइनेकोमैस्थिया, ये है गाइनेकोमैस्थिया। तो नोजिया वोमिटिंग कॉमन, ठीक है, मोस्ट कॉमन है नोजिया वोमिटिंग। और फिर एरिथमिया में क्या हो जाता है? मोस्ट कॉमन जो है, मोस्ट कॉमन एरिथमिया में क्या है? वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी। मोस्ट स्पेसिफिक क्या है? एनपेट, नॉन पैराऑक्सिमल एट्रियल ट्रैकीकार्डिया विद एवी ब्लॉक। येलो विजन भी होता है, ज़ैंथोप्सिया और गायनेकोमैस्थिया। अब आपको मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ कौन कौन से ड्रग गायनेकोमैस्थिया शो करते हैं। उसके लिए आप याद कर सकते हैं डिस्को ड्रग, DISCO, डिस्को ड्रग, DISC और K ओ ड्रग, डिजॉक्सिन, ठीक है, डिजॉक्सिन। ये हो गया स्पाइरोलैक्टोन और सिमिटिडीन, कीटोकोनाजोल, C और K, कीटोकोनाजोल और एस्ट्रोजन, फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन। ये कॉमन गायनेकोमैस्थिया के ड्रग्स हैं जो आप याद कर सकते हैं इजीली, डिस्को ड्रग्स हैं। और बाकी टॉक्सिसिटी हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। थैंक यू।